हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो और मैं भी बता दूँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हम एक नया सीरीज़ लेके आए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, दैट वाज रिलेटेड टू बेसिकली यूएस गैप की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें ASC 326 डिस्कस भी करा था, दैट वाज रिलेटेड टू करंट एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस। ठीक है, उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हुए नया ASC लेके आए हैं एंड दैट इज ASC 810. I hope you can see my screen. So ASC 810 क्या है? ASC 810 इज नथिंग बट आपका कॉन्सोलिडेशन है और इसमें आपको बेसिकली क्राइटेरिया बताया जाएगा, कंडीशंस बताया जाएगा जब आपका कंसोलिडेशन अकाउंटिंग अप्लाई होगा। मतलब बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द प्री क्राइटेरिया, क्या आपको फुलफिल करना पड़ेगा ताकि आप कंसोलिडेशन करोगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसमें जंप करते हैं। तो काफ़ी सिमिलर है इंडिया से, बट इसका यूएस गैप में अपना एक तरीका होता है किसी चीज़ को बताने का, अपना एक ओन मेथड फॉलो करके वो लोग लेके आते हैं। जैसे इंडियस और आईएफआरएस में आप बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ देखोगे, एज इट इज़ रहता है, बट यूएस गैप में मतलब वो अपने तरीके से बताएंगे कि मतलब वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा कि नहीं होगा, कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो टू कीप अप विद दी, ये लाइन को इग्नोर करना। FASB बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, डेवलप्ड अ न्यू अप्रोच टू डिटरमाइनिंग व्हेन अ रिपोर्टिंग एंटिटी हैज अ कंट्रोलिंग financial interest in a legal entity. When a legal entity has certain characteristics resulting into two different models. So अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है तो दो मॉडल आपको अप्लाई हो सकता है फॉर कंसोलिडेशन। वन इज वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल एंड सेकेंड इज वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल, और दोनों इसी टाइप का मॉडल इंडियंस में भी है। एक तो वोटिंग राइट से आपका आ जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मोर देन 50% वोटिंग राइट किसी एंटिटी में, तो भी आप कंसोलिडेशन करते हो। दूसरा क्या होता है कि अदर देन वोटिंग राइट्स आपके पास कोई सब्सटैंटिव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है एक्सेट्रा, आपके पास अगर कुछ ऐसा रहता है, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और वो लोग की डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं। सो इस तरीके से अभी आपके पास, तो यू आर नॉट होल्डिंग मोर देन 50%, फिर भी आपके पास राइट आ जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल। अब यहाँ पे कभी भी कंसोलिडेशन होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक एंटिटी का लेट्स से एंटिटी ए है और दूसरा एंटिटी बी है, और ये लेट्स से अक्वायरर है, मतलब बड़ा एंटिटी है और ये अक्वायरी है, मतलब ये इसमें इंटरेस्ट होल्ड करता है। तो आप कंसोलिडेशन करने के लिए क्या देखोगे? आप देखोगे कि इस एंटिटी ए का एंटिटी बी पे कंट्रोल है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। ओके, जो कि हम इंडेक्स में भी देखते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? When evaluating whether an entity should consolidate another entity, the main principle to understand is whether a reporting entity has a controlling financial interest over another entity. ठीक है, when a reporting entity has a controlling financial interest in another entity, it is required to consolidate. अगर कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है तो आपको एंटिटी ए और एंटिटी बी को क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, now, how a controlling financial interest is assessed under ASC 10 varies based on consolidation model being applied. अब दो कंसोलिडेशन मॉडल हमने देख लिया, वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल। तो वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी में आप यूजुअली क्या देखोगे कि आपका मोर देन 50% है कि नहीं कंसोलिडेशन करने के लिए। बेसिकली अगर मोर देन 50% है तो आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में आप कुछ अदर देन वोटिंग राइट्स भी आप देखोगे कि आपके पास क्या क्या होल्ड करते हो, क्योंकि इन दैट केस आपके पास मोर देन 50% वोटिंग इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। तो आप अलॉन्ग विद वोटिंग राइट्स कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर देखोगे कि आपके पास कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल, तो the variable interest entity model applies to an entity when a controlling financial interest may be achieved other than by the ownership of majority of shares or voting interest. ठीक है, in these instances other characteristics must be assessed to determine the controlling financial interest. ये हमने डिस्कस कर लिया। और वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में आप देखोगे इक्विटी इंटरेस्ट,
voting interest entities are generally controlled by the equity interest holders who have exercised several rights that are indicative of a controlling financial interest. Under this model, US GAAP generally considers control to exist when an individual इन्वेस्टर होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ, अगर आपके पास वोटिंग इंटरेस्ट है तो आपके पास, आप कंसोलिडेट करोगे, बेसिकली आपके पास कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा. और ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है बेसिकली आपको कंसोलिडेशन एनालिसिस के लिए. तो पहले आप क्या चेक करोगे, इज ए एंटिटी बीइंग इवेल्युएटेड एज अ लीगल एंटिटी. तो आपने यहाँ पे देखा था, आप किसको इवेल्युएट कर रहे थे, ये एंटिटी बी को इवेल्युएट कर रहे थे कि एंटिटी बी में आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो पहले, सबसे पहले आप देखोगे कि ये लीगल एंटिटी है कि नहीं है. अगर तो वो लीगल एंटिटी ही नहीं है, लेट्स से वो कोई ब्रांच है, लेट्स से कोई वो ग्रुप ऑफ एसेट्स है, तो उस केस में आपका वहीं पे बात खत्म हो जाएगा, आप कंसोलिडेशन नहीं करोगे. ठीक है, तो आप देखोगे कि क्या ये लीगल एंटिटी है. अगर आंसर नो तो स्टॉप, फिर कोई अदर गैप अप्लाई होगा. अगर आंसर इज यस तो डज स्कोप एक्सेप्शन अलाइज. अब कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ है ASC 810 में, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. अगर उस एक्सेप्शंस के में आप फॉल कर जाते हो तो फिर अगेन आप कंसोलिडेशन नहीं करोगे. अगर तो आप एक्सेप्शंस में भी फॉलो नहीं कर रहे हो और आप लीगल एंटिटी भी हो, तो डज द रिपोर्टिंग एंटिटी हैव द वेरिएबल इंटरेस्ट इन द एंटिटी. क्या आपका वेरिएबल इंटरेस्ट है एंटिटी में. तो इफ द आंसर इज नो, तो आप कंसोलिडेशन नहीं करोगे. और उसके बाद अगर आपका वेरिएबल इंटरेस्ट है एंटिटी में, तो इज ए लीगल एंटिटी बीइंग इवैल्यूएटेड इज अ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी. देखो, एक तो आपका इंटरेस्ट है एंटिटी में, और दूसरा जो एंटिटी है वो भी वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी होना चाहिए. और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी क्या होगा वो हम लेटर स्टेज में जाके देखेंगे. तो एक तो हो गया कि आपका वेरिएबल एंटिटी ए का वेरिएबल इंटरेस्ट होना चाहिए एंटिटी बी में, और एंटिटी बी फिर इस्टेब्लिश होना चाहिए कि वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी है. इज द लीगल एंटिटी बीइंग इवैल्यूएटेड इज अ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी. अगर तो यस है तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल लगेगा. अगर तो नो है तो वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल लगेगा. तो आपका, तो पहले देखो कि अगर, देखो दो तरीके से इंटरेस्ट अप्लाई हो सकता है. एक हो सकता है कि आपका जो बी एंटिटी है उसमें आपका इंटरेस्ट तो है, मगर जो ये बी एंटिटी है दैट इज नॉट वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी. ठीक है, तो आपका क्या लग जाएगा, वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल. और अगर तो एंटिटी ए का इंटरेस्ट है प्लस इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी जो एंटिटी बी है दैट इज वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, तो आपका लग जाएगा वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल. ठीक है, आगे लेके चलते हैं. अब वेरिएबल इंटरेस्ट क्या आता है. वेरिएबल इंटरेस्ट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द एंटिटी विच चेंजेस विद द चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटीज नेट एसेट्स. तो जैसे जैसे आपका एंटिटी का नेट एसेट्स चेंज होगा वैसे वैसे आपका भी इंटरेस्ट चेंज होगा. सो दैट इज वेरिएबल इंटरेस्ट. आपका वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से आ सकता है, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास कोई आप कोई इक्विटी हेल्ड कर रहे हो, ओनरशिप है, और कोई अदर इंटरेस्ट से भी आ सकता है. उसके बाद आता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी. एक तो आ गया आपका इंटरेस्ट, और दूसरा जो एंटिटी है वो भी वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी होना चाहिए. तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो इज अ लीगल एंटिटी इन विच कंट्रोलिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट मे बी अचीव अदर देन बाय ओनरशिप ऑफ शेयर्स और वोटिंग इंटरेस्ट. तो बेसिकली अगर आपके पास कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है अदर देन बाय वोटिंग इंटरेस्ट, तो उसको वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी बोलेंगे. और इसके कुछ क्राइटेरियाज भी होंगे, वो हम लेटर स्टेज में हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आपका इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो रहा है वोटिंग राइट के थ्रू, वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल. अगर आपका इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो रहा है अदर देन थ्रू वोटिंग राइट्स, देन वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल लगेगा. अब आपने यहाँ पे देखा था कि आपका कोई स्कोप एग्जम्पशन है क्या. ठीक है, तो अगर स्कोप एग्जम्पशन है ना, तो आप किस टाइप का स्कोप एग्जम्पशन हो सकता है, ये यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है, ओके ओके. सो डज स्कोप एक्सेप्शन अप्लाई. तो टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन है. एक तो कंसोलिडेशन गाइडेंस बोलता है, एक होता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल के लिए कुछ एक्सेप्शन है. ये इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल अप्लाई करते हो तो आप एक्सेप्शन में फॉल कर जाते हो. नहीं, वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल के अगर मैं आप फॉलो करते हो तो आपको तो कंसोलिडेशन नॉर्मली करना पड़ता है. मगर ये एक्सेप्शंस मतलब सिर्फ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल के केसेस में लगेगा. बट अगर आप वोटिंग इंटरेस्ट वाले में पढ़ते हो
तो आपको ये एक्सेप्शन नहीं अप्लाई करेगा। ओके, बट ये कंसोलिडेशन गाइडेंस इज फॉर बोथ, और कुछ एक्सेप्शन इज स्पेसिफिक टू वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो पहला कंसोलिडेशन गाइडेंस जो था वो देखते हैं। ये है इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स। आप एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप फंड एसेट्स बनाते हो फॉर ग्रेच्युटी एंड ऑल, तो वो अगर उस चीज़ के लिए है, क्योंकि उसमें भी आपका कंट्रोल रहता है। आप लेट्स से 100% आपको एक ट्रस्ट बना दिए, और ट्रस्ट बना के उसमें आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें पैसा डाल रहे हो बिलोंगिंग टू योर ग्रुप ग्रेच्युटी ऑब्लिगेशन। तो उसमें आपका क्या हो सकता है, उसमें आपका 100% राइट्स तो आ जाता है, 100% उसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है, वोटिंग इंटरेस्ट भी आ गया, सब कुछ आपका 100% है, ओनरशिप भी 100% है। बट वो आप उसको आपको एक्सेप्शन मिल जाता है फ्रॉम कंसोलिडेशन। फिर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फिर कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जो हम डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट फंड्स लाइक ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझना जरूरी है कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सर्टेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं जो इसको कंसोलिडेशन से एक्सेप्शन दिया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही क्या होता है समझते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करे, वेरियस जगह जाके इन्वेस्टमेंट करें, और वो हो सकता है कईयों कंपनीज में उसका इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो जाए, कईयों कंपनी में उसका मोर देन 50% इस्टेब्लिश हो जाए। तो वो क्या सबको बैठ के कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि अब देखो उसमें लॉजिक क्या है कि वो आज इन्वेस्टमेंट कंपनी आज खरीदेगी, फिर उसको कल को सेल करना रहेगा, फिर खरीदेगी किसी कंपनी को, फिर सेल करना रहेगा। अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसका इंटेंशन नहीं है कि वो उसका ओनरशिप हेल्ड करे, उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन है कि प्रॉफिट कमाए, रिटर्न्स कमाए। सो दैट्स वाई उसको एक्सेप्शन दिया जाता है। तो अब किस कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलेंगे, वो ASC 946 stipulates the criteria that entity would need to qualify as an investment company. An entity regulated under SEC Investment Company Act of 1940 qualifies as an investment company. All other entity must assess whether they are investment company using two stage approach. तो एक तो हो गया कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर SEC इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940, उसमें अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी डिफाइंड हो तो आप सीधा सीधा बाहर हो जाओगे। और दूसरे कंपनीज अदर देन जो SEC इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, उसको दो मॉडल फॉलो करने पड़ेंगे, दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज इंश्योरिंग दैट ऑल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जिस्ट। तो आपको सारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तो ही आप बोलोगे कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और अगर आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, देन सेकंड स्टेज कंसिडर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक तो कुछ फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और उसके साथ टिपिकल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दोनों फुलफिल करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में आओगे। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल थ्री मस्ट बी देयर, मतलब तीनों प्लस प्लस है, ऐसा नहीं है और है, ये तीनों प्लस 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 होना चाहिए। ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम एंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज टू वन और मोर इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली आप इन्वेस्टर से फंड्स ऑब्टेन करते हो और उसको इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको बोलते हो कि हम आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करेंगे और आपको हम रिटर्न ला के देंगे। कमिट्स टू इन्वेस्टर्स दैट बिजनेस पर्पज एंड only substantive activities are investing solely for the returns from the capital appreciation इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ। मतलब आपका या तो कैपिटल अप्रिशिएट कराओगे कि आज 1 लाख रुपए उसको 2 लाख रुपए उसका वैल्यू लेके जाओगे, 3 लाख रुपए लेके जाओगे। दूसरा क्या हो सकता है, आप उसको बोलोगे कि हम आपको रेगुलर डिविडेंड्स देंगे, इंटरेस्ट ला के देंगे, एक्सेट्रा ला के देंगे। सो दैट, तो उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा कि कैपिटल को अप्रिसिएट करे, एक मेथड हो गया। दूसरा आप इन्वेस्टमेंट इनकम लेके आए, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट वगैरह। और तीसरा क्या है, डज नॉट ऑब्टेन और हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग ऑपरेटिंग और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। ऑपरेटिंग और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ऑब्टेन करने का कोई उसका इंटेंशन नहीं होता, सीधा उसका बेसिकली उसके शेयर्स, उसके डिवेंचर्स के में उसका इंटरेस्ट होता है। जैसे उसका दाम बढ़ेगा, डिवेंचर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, उससे हम रिटर्न लेके जाएं। उसका स्ट्रैटेजिक और ऑपरेटिंग कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एम्प्लॉयज़ हैं, कितना एक्सेट्रा, उससे कोई मतलब नहीं है कैसा भी अंदर में कंपनी में हो रहा है। उसका मेन फोकस होता है कि इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाएं। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
अगर ये सेटिस्फाई होता है तभी आप टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जाओगे। उसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि आपको मोर देन वन इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो क्या क्या का इन्वेस्टमेंट कंपनी हुए, सो आपका मोर देन वन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका इन्वेस्टर भी मोर देन वन होना चाहिए, कि आप में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको जो पैसा ला के दे रहा है, वो भी मोर देन वन होना चाहिए। इट हैज़ इन्वेस्टर दैट आर नॉट रिलेटेड पार्टीज ऑफ द पेरेंट, इफ देयर इज अ पेरेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजर, मतलब आपके रिलेटेड पार्टी आजू बाजू के बंदे नहीं हो रहे चाहिए जो आपको फंड्स ला के दे रहे हैं। एंड इट हैज़ अ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और पार्टनरशिप इंटरेस्ट, मतलब आपका या तो इक्विटी में इंटरेस्ट रहेगा और या तो आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट रहेगा। और इट मैनेजेस सब्सटेंशियली ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, मतलब आप फेयर वैल्यू बेसिस में आप इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हो, देखते हो आपके आज के डेट में क्या फेयर वैल्यू आप रेगुलरली बेसिस पे एसेस करते रहते हो और देखते रहते हो कि आप कितना रिटर्न दे सकते हो इन्वेस्टर्स को। सो दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी और जो भी हमने गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मनी मार्केट फंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाले देखे, दैट आर एप्लीकेबल फॉर बोथ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल और वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में लगेगा, दैट सो वो देखते हैं हम क्या है। Below are the scope exemptions that are specific to variable interest entity model. If any of these scope exceptions apply, the variable interest entity model is not applicable. अब ये पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये स्कोप एक्सेप्शन सिर्फ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल के लिए है, बट अगर आप वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी में फॉल कर रहे हो तो आपको ये एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, ये भी वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में नहीं लगेगा। वो एक्सेप्शंस क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सेपरेट अकाउंट्स, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिजनेस स्कोप एक्सेप्शन, प्राइवेट कंपनी ऑल्टरनेटिव। कुछ प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ एक्सेप्शन है। हाँ ठीक है, इसमें एक प्राइवेट कंपनी वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट है, चाहे आपका कोई सेपरेट अकाउंट है, चाहे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है कि आपके पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे आप कंक्लूड कर पाओ कि वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल इस्टेब्लिश हो पा रहा है। वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी में तो आपके पास क्या होता है? कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा है। बट आपके पास अगर वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। ये सेपरेट अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए दिया हुआ है। ओके, प्राइवेट कंपनी वाला फटाफट देखते हैं। प्राइवेट कंपनी ऑल्टरनेटिव क्या है? Private company lessees are provided accounting alternative. Under this guidance, private company lessee may elect as an accounting policy not to evaluate certain lesser entities in common control leasing arrangement for consolidation under VIE guidance. ठीक है, प्राइवेट कंपनी लेस्सी ओके, वो एलेक्ट कर सकते हैं नॉट टू इवेल्युएट सर्टेन लेसोर एंटिटीज इन कॉमन control leasing arrangement for consolidation. Private company lessee can elect not to apply VE consolidation guidance if all ये सारे criteria follow करते हैं। The private company and the lessor entity are under common control. तो private company जो इसको हम evaluate कर रहे हैं और lessor entity है जो दोनों को जिसको हम consolidate करने का consider कर रहे हैं, वो दोनों एक common control में के अंडर ही फॉलो कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी हैज़ अ लीज अरेंजमेंट विद द लेसोर। ठीक है, सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज बिटवीन टू एंटिटीज आर रिलेटेड टू लीजिंग एक्टिविटीज बिटवीन टू एंटिटीज। तो वो जो सब्सटेंशियल एक्टिविटीज जो दो एंटिटी के बीच में होता है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट? लीजिंग एक्टिविटीज। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लेसोर ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू लीज एसेट फॉर विच प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट गारंटी or collateral does not exceed the value of leased asset at the inception of the such guarantee। मतलब आपको जो बोलता है मिनिमम गारंटेड वैल्यू आपको जो देंगे वो आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से एक्सीड नहीं करेगा इंसेप्शन डेट पे। सो ये सब आपका प्राइवेट कंपनी ऑल्टरनेटिव है। तो ये आप एक्सेप्शन से भी चले जाते हो। उसके बाद आता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी। क्या है? वेरिएबल इंटरेस्ट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ownership or a pecuniary interest that changes in value with the changes in the fair value of legal entity net assets। ये हमने पहले भी डेफिनेशन देखे था, देख लिया ही था। 1 सेकेंड, थोड़ा वो जूम कर दूँ हम।
The identification of variable interest involves determining assets, liabilities, or contracts create the legal entities variability and which observes or take on that variability. The one that observe or receive the legal entities variability are legal entities variable interest. Example of variable interest that may be present in the arrangement involving VI involving a VI might include a equity interest, debt financing, as well as other contract between VI and a counterparty. You will consider typical examples of variable interest or later in this topic. So variable interest क्या होता है कि आपका जो एंटिटी ए था, एंटिटी बी में अगर आपका इंटरेस्ट इस्टेब्लिश होता है, कब इंटरेस्ट इस्टेब्लिश होता है, तो इसके नेट एसेट्स पे आपका रिटर्न डिपेंडेंट है, ठीक है, इसके नेट एसेट्स पे, इसके नेट एसेट्स का पोजीशंस पे आपका रिटर्न डिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे वेरिएबल इंटरेस्ट है। मतलब आपका जैसे जैसे इसका नेट एसेट वेरी करेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न वेरी करेगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे वेरिएबल इंटरेस्ट। और वेरिएबल इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से आ सकता है, ओनरशिप से आ सकता है। तो ये आपने वेरिएबल इंटरेस्ट देखा, ठीक है। और वेरिएबल इंटरेस्ट के साथ साथ अगर वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी भी आ जाता है तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल लगता है। तो अभी हमने क्या देखा, वेरिएबल इंटरेस्ट कैसे होगा कि आपका जो जिस एंटिटी को आप कंसिडर कर रहे हो कंसोलिडेशन करने का, जिस एंटिटी को कंसिडर कर रहे हो कि वो वेदर उस पर कंट्रोल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर तो जिस एंटिटी को इवेल्युएट कर रहे हो उसके नेट एसेट्स पे आपका रिटर्न डिपेंडेंट है, उसके नेट एसेट्स पे आपका रिटर्न डिपेंडेंट है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल इंटरेस्ट, ठीक है बॉस। Does the reporting entity have a variable interest in the entity being evaluated for consolidation? ठीक है, अब आप देखोगे कैसे वेरिएबल इंटरेस्ट आ सकता है। एनालाइज द नेचर ऑफ रिस्क, द रिस्क दैट क्रिएट्स वेरिएबिलिटी एंड शुड बी कंसिडर्ड एज द स्टेप वन। आप फर्स्ट स्टेप में पहले देखोगे कि आपका क्या क्या रिस्क हो रहा है, आपको अराइज हो रहा है एंटिटी ए को। वो हो सकता है क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क, कॉमोडिटी प्राइस रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, ऑपरेशंस रिस्क। चाहे कि आपका कोई इक्विटी इंटरेस्ट है तो इक्विटी का प्राइस फ्लक्चुएट होने पे आपने लिस्ट से फॉरेन करेंसी लोन दिया हुआ है तो आपको उसके फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट से आ सकता है। आपने कोई डेट दिया हुआ है तो आपका क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। तो एंटिटी इज व्हाट, एंटिटी इज एक्सपोज टू रिस्क, और कितना रिस्क से एक्सपोज है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल इंटरेस्ट। ओके, देन आफ्टर आता है स्टेप टू, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द लीगल एंटिटी। In determining the purpose for which legal entity was created and the variability of the legal entity was designed to create and pass along to its interest holder, in step 2 all the relevant factors and circumstances should be considered during qualitative analysis, including the activities of the legal entity, the terms of the contracts the legal entity has entered into, the nature of legal entity's interest issued, the legal entity interest were negotiated with or market potential investors, the which parties participated significantly in the design or redesign of the legal entity। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा पर्पस क्या था लीगल एंटिटी जिसको आप इवेलुएट कर रहे हो। सो उसका पर्पस क्या था विच क्रिएटेड द वेरिएबिलिटी। सो वो सब आपको इस कुछ ये लिस्ट जो दिया हुआ है ये इंक्लूसिव नहीं है, ये जस्ट एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जिसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। मतलब आपने क्या नेचर ऑफ इंटरेस्ट इशू किया है, वो नेचर द नेचर ऑफ इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट सफिशिएंट टू क्रिएट वेरिएबिलिटी। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा टू इन इवेल्युएट कि वेरिएबल इंटरेस्ट इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर का है, तो ये इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगा। ओके उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द वेरिएबल इंटरेस्ट होल्डर्स। जो वेरिएबल इंटरेस्ट होल्डर जो अब आता है, एंटिटी ए की बात हुई है, लीगल एंटिटी बी था और होल्डर कौन हो गया, एंटिटी ए। तो आइडेंटिफाई द वेरिएबल इंटरेस्ट होल्डर्स, तो वो क्या होगा, वेरिएबल इंटरेस्ट होल्डर्स कौन हो सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आ सकते हैं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आ सकता है, फाइनेंशियल गारंटीज के थ्रू आ सकता है, एंड डेरिवेटिव्स के थ्रू आ सकता है, फीस पेड टू सर्विस प्रोवाइडर्स इसके थ्रू भी आ सकता है।
उसके बाद आता है कि आप इसको इसको इस तरीके से समझो। अब वेरिएबिलिटी किसका होना चाहिए, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल इंटरेस्ट किसका होना चाहिए, एंटिटी ए का बी में होना चाहिए कि बी का ए में होना चाहिए। ऑफ कोर्स एंटिटी ए का बी में होना चाहिए, बी का ए में होगा, वेरिएबल इंटरेस्ट उससे क्या होगा, उससे नहीं इस्टेब्लिश होगा। क्या होना चाहिए, ए का बी में वेरिएबिलिटी इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो वो एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, आप समझने का कोशिश करो, वही यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। रिपोर्टिंग एंटिटी और ये लीगल एंटिटी है। If the derivative between reporting entity and the legal entity being analyzed for consolidation results in the reporting entity absorbing the variability from legal entity, the derivative is a variable interest. So for example हमने derivatives को यहाँ पे consider किया, तो let's say इसको ऐसे absorbs variability and not a variable interest, इसको ऐसे समझते हैं। let's say entity A है, entity A के पास एक let's say कॉल ऑप्शन है, ठीक है, इसको यहीं से पहले टेबल से समझते उसको डायग्राम में समझाएंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और इसको, तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी दैट ऑब्जर्व्स वेरिएबिलिटी, इसमें देखते हैं क्या है, पुट ऑप्शन। वीआई होल्ड्स अप ऑप्शन टू पुट एसेट्स टू द काउंटर पार्टी। अब इसको ऐसे देखते हैं, अब डायग्राम देखते हैं, एंटिटी ए है, एंटिटी बी है, वीआई कौन होगा, एंटिटी बी होगा वीआई, एंटिटी बी क्या होगा, वीआई होगा, ओके। अगर एंटिटी बी के पास पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है, सेल करने का, एंटिटी बी के पास पुट ऑप्शन है, सेल करने का ऑप्शन है टू एंटिटी ए, ठीक है, तो ऑफ इट्स एसेट्स, अपने एसेट्स को बेच सकता है, अपने इक्विटी इंटरेस्ट को बेच सकता है। अगर एंटिटी ए के पास ऐसा कुछ है राइट, तो क्या हो जाएगा, इसके ये वेरिएबिलिटी ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसको वेरिएबल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको वेरिएबल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, उसको वेरिएबल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो VI holds option to put the assets to the counterparty at a fixed price. उसके बाद इसी को पुट ऑप्शन को दूसरे तरीके से देखते हैं कि VI writes an option allowing the counterparty to put assets to the VI at the fixed price। मतलब ये कुछ लेट्स से एंटिटी बी का एसेट रखता है, ऑलरेडी होल्ड कर रहा है एंटिटी बी का एसेट्स, ठीक है, एंटिटी बी का एसेट्स ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, और इसके पास एंटिटी ए के पास पुट ऑप्शन है कि वो एंटिटी बी को उसका एसेट सेल कर सकता है। मतलब बेसिकली एंटिटी बी ने पुट ऑप्शन राइट किया, और एंटिटी ये ए होल्डर है पुट ऑप्शन का, और ये होल्डर है, एज एन होल्डर इसके पास क्या राइट होता है कि ये एंटिटी बी का एसेट्स को उसको पुट बैक कर सकता है, सेल कर सकता है। तो इससे क्या वेरिएबिलिटी क्रिएट हो रहा है, द आंसर इज नो, क्योंकि उसने वो अगर वो पुट ऑप्शन कल को जाके एक्सरसाइज करता है, उससे क्या होगा, उससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा रादर देन इंक्रीज होना। मगर जब बी के पास पुट ऑप्शन था, बी के पास जब पुट ऑप्शन होल्डर था वो, कि वो अपना एसेट बेच सकता है, उस केस में अगर वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो इंटरेस्ट बढ़ सकता था, तो उस केस में वेरिएबिलिटी क्रिएट होता है। वैसे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वीआई के पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है सेल करने का, ठीक है, तो वो और वीआई एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एसेट्स एट अ फिक्स प्राइस। तो वीआई अगर वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी कुछ एसेट्स बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उससे क्या, उससे तो वेरिएबिलिटी क्रिएट होता ही नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ऑब्जॉर्व कर रहा है वेरिएबिलिटी, ऑब्जॉर्व कर रहा है वेरिएबिलिटी इन द लीगल एंटिटी, तो आपका वेरिएबल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और रिपोर्टिंग एंटिटी ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है, क्रिएट कर रहा है वेरिएबिलिटी, तो आपका देन इन दैट केस वेरिएबल इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके बाद आता है फीस पेड टू द सर्विस प्रोवाइडर।
Certain fees paid by the legal entity to the service provider may be considered as a variable interest, such as when the payment is tied largely to the entity's performance or other variable factors. ठीक है, certain fees paid by the legal entity to the service provider may be considered as a variable interest. Such payment is tied largely with the entity's performance. So let's say ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये लीगल एंटिटी है, और ये लीगल एंटिटी ना इसको कुछ फीस पे करती है, और ये फीस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? लीगल एंटिटी के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। लीगल एंटिटी के अगर परफॉर्मेंस पे कुछ डिपेंडेंट है और वो फ़ी पे करेगा, अगर इसका जैसे जैसे परफॉर्मेंस अच्छा होगा उतना ज़्यादा फ़ी होगा, परफॉर्मेंस कम होगा उतना कम फ़ी होगा। तो उससे क्या, एक वेरिएबल इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट एक हो सकता है, एक वेरिएबल इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका परफॉर्मेंस आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सम पे करेंगे, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है। मगर आपका अगर इंटरेस्ट के हिसाब से आपका फीस चेंज हो रहा है तो उस केस में भी आपका वेरिएबल इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर जो हमने देखा था। बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, और उसके बाद आता है इज अ एंटिटी एज अ लीगल एंटिटी इज अ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, ये एक आता है। उसके बाद इफ यू सी हाउ मच वी आर लेफ्ट विथ, ठीक है, इसको फटाफट खत्म करते हैं। इज अ लीगल एंटिटी अ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, तो अगर आपको देखना पड़ेगा कि इफ एनी ऑफ दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट लीगल एंटिटी वुड बी डीम्ड बी अ वीआई। तो हमने क्या देखा था कि वेरिएबल इंटरेस्ट प्लस वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी दोनों को कंबाइन कर दे तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल रखता है। मगर सिर्फ आपके पास वेरिएबल इंटरेस्ट है तो आपका वोटिंग इंटरेस्ट आप देखोगे। तो इज अ लीगल एंटिटी ऑफ वीआई, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसफिशिएंट इक्विटी एट रिस्क, मतलब आपके पास इक्विटी सफिशिएंट इक्विटी है ही नहीं एट रिस्क, मोर देन 50% नहीं है। इक्विटी होल्डर्स लैक ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डिस प्रोपोर्शनैलिटी इन द वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी होल्डर्स, ये तीनों को समझते हैं। मतलब पहला पहला क्या था? इनसफिशिएंट इक्विटी एट रिस्क। वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटीज आर जनरली वेल कैपिटलाइज एंड कैन रेज एडिशनल इक्विटी और डेट। मतलब वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी क्या होता है? वेल कैपिटलाइज होता है, आपका मोर देन 50%, आप किसी एक होल्डर के पास मोर देन 50% है तो आपका वेल कैपिटलाइज है, मतलब आपका ओनर आपके पास वेल आइडेंटिफाइड ओनर से जब भी आप चाहो तो आप एडिशनल फंड्स ऑब्टेन कर सकते हो, आप बड़े पार्टी आपके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। मगर जो वेरिएबल इंटरेस्ट होता है ना, आर समटाइम थिनली कैपिटलाइज, मतलब कोई 5% होल्ड किया हुआ है, कोई 2% होल्ड किया हुआ है, कोई 3% होल्ड किया हुआ है, कोई 10% होल्ड किया हुआ है, कोई मैक्सिमम 15% होल्ड किया हुआ है, तो ऐसे थिनली कैपिटलाइज होता है and may not be able to raise the additional capital through supplementary contributions from at-risk equity holders, or perhaps through bank loan that is guaranteed by a third party. In other words, a VI, variable interest entity, does not have sufficient equity investment at risk to permit it to finance its activities without additional subordinated financial support. When the determining whether the equity is sufficient for an entity to finance its activities, only equity investment at risk should be considered. मतलब आपका किसी भी इन्वेस्टर का इक्विटी एट रिस्क बहुत कम होता है, 2%, 3%, 5%। तो वो अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो वेरिएबल इंटरेस्ट, मतलब आपका कोई भी किसी को उतना इंटरेस्ट ही नहीं है आपके एंटिटी में, कि आपका अगर इक्विटी डूबता है तो कोई भी एक ऐसा बड़ा पार्टी नहीं है जो वो चाहेगा कि ना डूबे, उसको एडिशनल फंड का रिक्वायरमेंट है तो वो एडिशनल फंड ला के देगा कल को। ठीक है, सो व्हाट इज इक्विटी एट रिस्क, ये समझते हैं। द एनालिसिस ऑफ सफिशिएंट इक्विटी एट रिस्क इज बेस्ड ऑन इक्विटीज entities equity at risk, which may not be necessarily be an amount of equity that is reflected on the balance sheet. So for entities equity to be considered as equity to at risk, the equity investment must share significantly in both profit and losses of the entity. This is without regard to whether equity investment carries voting right. ठीक है, equity at risk excludes in equity interest whose returns or losses are capped or limited. So आपका equity at risk में क्या होना चाहिए? आपको फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है। कल को प्रॉफिट हो रहा है तो आप एंजॉय करोगे, कल को लॉस हो रहा है तो आप उतने ही ज़्यादा इफेक्टेड भी होगे। मगर इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स है,
इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स? इक्विटी इंटरेस्ट हुज रिटर्न्स और लॉसेस आर कैप्ड और लिमिटेड. हुज रिटर्न्स आर कैप्ड और लिमिटेड क्या हो सकता है? जस्ट वन सेकेंड. सॉरी. इक्विटी इंटरेस्ट हुज रिटर्न्स आर कैप्ड और लिमिटेड मतलब क्या है कि आपको आपका इंटरेस्ट तो इक्विटी बट आपका जो रिटर्न्स है वो लिमिटेड है. लेट्स से 10%, 5%. लेट्स से आपको आप इक्विटी होल्ड कर रहे हो 30%. हाँ, आप 30% होल्ड कर रहे हो इक्विटी, बट आपका रिटर्न है कि आपको 5 लाख से ज़्यादा आपको लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा, चाहे आपको 5 लाख से ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. अगर तो आपका 30% इक्विवेलेंट का ही आपको प्रॉफिट लॉस मिलता तो आपको ये होता क्या कि आपका कैप्ड नहीं है. तो अगर आपका रिटर्न्स और लॉस कैप्ड हो गया तो आप इक्विटी एट रिस्क में नहीं होगे. इक्विटी इंटरेस्ट दैट हैव बीन इशूड इन एक्सचेंज फॉर अ सबऑर्डिनेटेड इंटरेस्ट इन द अदर वीआईज amount financed for equity holder directly or indirectly by the entity or by other third parties involved in the entity. Amount provided to the equity investor directly or indirectly by legal entity or by other parties involved in the legal entity. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट रिपोर्टेड एज अ इक्विटी अंडर यूएस गैप. सो बेसिकली आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूएस गैप में रिपोर्ट नहीं होता, अगर वो होल्ड कर रहे हो, अगर आपका जो लीगल एंटिटी जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो उसी ने आपको फंड दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, उसी का कोई बंदे ने उसी का कोई पार्टी ने आपको इन्वेस्ट करने के लिए फंड दिया, तो भी आपका इक्विटी एट रिस्क नहीं हुआ, क्योंकि आज को वो फंड दे रहा है. लेट्स से ये लीगल एंटिटी है, ये खुद का फंड खुद ही घुमा रहा है, ये इसको फंड दिया मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स ने इसमें फिर से इन्वेस्ट कर दिया. तो अल्टीमेटली अगर इसका फंड डूबता है, इसमें जो भी रिटर्न होता है उससे क्या हो रहा है, लीगल एंटिटी खुद ही इफेक्ट हो रहा है. तो मिस्टर एक्स का तो वेरिएबल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है ना, तो ये वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी नहीं होगा. ओके. उसके बाद सेकंड हमारा क्या था? लैक ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. सेकंड क्राइटेरिया टू बी सेटिस्फाइड. फर्स्ट क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई करते हो, मतलब आपका सफिशिएंट इक्विटी एट रिस्क है, तो आप देखोगे कि लैक ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब आपके पास द पावर टू डायरेक्ट activities that most significantly impact the entity's economic performance, an obligation to absorb the expected losses of the entity, and the right to receive expected residual interest returns of the entity. तो पहला क्या आता है? पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटीज. आपके पास अगर पावर आता है, जैसे आपके पास पावर है टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज. रेलिवेंट एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है, वो देखते हैं. if there is substantive process whereby board of director is elected by a simple majority vote of the shareholders and the board is acting on their behalf, the right of board would be evaluated as a right of the shareholders. ये तो एक केस स्टडी हो गया. इससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं. तो पावर टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द एंटिटीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा राइट है जो बेसिकली आपके पास एक ऐसा पावर है डिसीजन लेने का जिससे आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जिससे आपका एंटिटी का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिटरमाइन होता है. आपके पास डिसीजंस लेने का पावर है. जैसे आपके पास आपके बंदे बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो आप देखोगे कि आपका इन दैट केस आपके पास राइट टू पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटीज़ आ जाता है. अब इसमें एक केस स्टडी क्या बोलता है कि आपके पास अगर ऐसा पावर है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होते कौन? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स. सिंपल मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए काम कर रहे हैं? वो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं. तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटीज़ नहीं आता, क्योंकि वो कल को चाहे जो सिंपल मेजॉरिटी वाले बंदे हैं जो लेट्स से मोर देन 50% होल्ड कर रहे हैं, वो कल को जाके उसको हटा सकते हैं. तो वो एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए काम कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं. तो उस केस में वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल लगेगा, वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल नहीं लग सकता. इन दैट सिचुएशन शेयर होल्डर्स हैव पावर इफ द
Board is actively involved in the making the decisions that about the activities that most significantly impact the corporate economic performance, and there is a regular periodic process for the shareholders to make the changes to the board of directors, board members. A board delegation of day-to-day execution of decisions to the management team or the third-party decision maker does not preclude the conclusion that board is actively involved in making the decisions about the activities that most significantly impact the corporate economic performance. However, there needs to be a frequent and sufficiently detailed reporting mechanism whereby board is able to monitor performance of the management team or decision maker on timely basis. In addition, in such a situation, the board should have a right to replace the management team or decision maker without cause and approve their compensation. This would indicate that the shareholders as a group have a control over the designated decision maker through board of directors. So basically इसका इतना का यही मतलब था कि यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करें लैक ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो लैक ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो शेयर होल्डर जो मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं उसके पास कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है. पहला राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है कि आपके पास पावर ओवर इन्वेस्टी नहीं है, आपके पास पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़ नहीं है. पावर ऑफ टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़ कब आ जाता, अगर आपका शेयर होल्डर्स के पास ही राइट होता है कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इवेल्युएट कर ले. जो शेयर होल्डर्स जो मेजॉरिटी हेल्ड कर रहा है उसके पास राइट है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड कर रहे हो और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजॉरिटी जो आप इलेक्ट कर रहे हो वही सारे डिसीजंस लेंगे. जस्ट बिकॉज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो अपना डिसीजंस को डेलीगेट कर दे टू एक्सटेंड टू द सीनियर मैनेजमेंट्स एंड अदर थर्ड पार्टी. इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है. ठीक है. सो ये जस्ट है कि आपका फॉर जस्ट ऑपरेशनल पर्पस आप कुछ डेलीगेट कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द एक्सपेक्टेड लॉसेस ऑफ द एंटिटी. ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द एक्सपेक्टेड लॉसेस क्या है? Protection from observing the expected loss. A few red flags might indicate that equity at risk holders may be protected from observing the expected losses. मतलब आपके पास आप इक्विटी होल्डर्स तो है बट आपके पास आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस ऑब्जर्व करना है वो आपका लिमिटेड है. सो बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू गारंटी ऑफ द वेरियस एसेट्स, मतलब आपको एसेट मिलेगा उसको आपका रेजिडुअल वैल्यू जो होगा जो आपको एसेट्स का वो गारंटेड है कि आपको किसी भी सिचुएशन में इतना मिनिमम आपको एसेट्स हम देंगे. तो आपको क्या हो जाता है, आप एक तरीके से आपका जो लॉसेज है वो लिमिट हो जाता है, आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं है. तो उस केस में आपका जो वेरिएबल इंटरेस्ट होता है, वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. एन एग्रीमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी टू परचेज द एंटिटीज स्पेसिफाइड एसेट्स, वाटरफॉल स्ट्रक्चर्स और अदर अरेंजमेंट्स प्रोटेक्टिंग द इक्विटी होल्डर्स रिस्क ऑफ लॉस. ये सब है. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी दैट शील्ड द इक्विटी होल्डर्स फ्रॉम लॉस, रीइंबर्समेंट फॉर लॉसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू परचेज देयर एंटिटीज गुड्स एट कॉस्ट प्लस. सो बेसिकली इस सारे केसेस में क्या होता है, आपका जो इक्विटी होल्डर्स है उसका लॉस लिमिट हो जाता है. तो वो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना इक्विटी होल्डर्स का वो प्रेजेंट ही नहीं होता है. उस केस में आप इक्विटी होल्डर्स इन सेंस नहीं रह जाते हो. तो उस केस में आपके पास वेरिएबल इंटरेस्ट भी नहीं है. वेरिएबल इंटरेस्ट क्या हो गया कि आपका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट और प्रोपोर्शनेट लॉस में आपका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन नेट एसेट्स होना चाहिए. आपका लेट्स से अगर आपने गारंटी कर दिया कि आपका 1 करोड़ का आपको नेट एसेट्स मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर आपका एंटिटी का नेट एसेट्स इन टोटल भी आपका नेट एसेट्स 1 करोड़ से बिलो भी चला जाता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आपका तब तक ही इंटरेस्ट रहेगा जब तक 1 करोड़ से ऊपर है. 1 करोड़ से नीचे जैसे ही आता है आपका आप न्यूट्रल हो जाएगा कि कितना भी वैल्यू डूबता है आपको 1 करोड़ तो मिलना ही है. सो दैट्स वाई दिस प्रिक्लूड फ्रॉम क्रिएटिंग अ वेरिएबल इंटरेस्ट. उसके बाद आता है राइट टू रिसीव एक्सपेक्टेड रेजिडुअल इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल रिटर्न्स ऑफ द एंटिटी. Receiving expected residual return. A few red flag that returns of the entity at risk, equity at risk holders may capped include the equity holders are not entitled to profit above the certain IRR. The entity or equity holders have written a call options to the parties outside the equity group at risk for substantially all the interest assets or outstanding shares. Basically या तो इक्विटी होल्डर ने क्या किया, इक्विटी होल्डर्स का जो रिटर्न है वो आपका
कैप्ड कर दिया कि लेट से आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेट अप टू 5% मिलेगा, चाहे आपको फिक्स 5% पे मिलेगा इंटरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दूसरा क्या हो सकता है, आपके पास एक कॉल ऑप्शन है, जो आपने कॉल ऑप्शन राइट किया, आप होल्डर नहीं, कॉल ऑप्शन राइट किया है, और होल्डर कोई थर्ड पार्टी है जो आपको जो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, कि आप जो शेयर्स होल्ड कर रहे हो उसके पास किसी के और के पास कॉल ऑप्शन, तो इन इफेक्ट आप इक्विटी होल्डर नहीं रहोगे। फिर आता है, तो तीसरा ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। पहला था कि आपका आपका इक्विटी एट रिस्क होना चाहिए। दूसरा आपने देखा कि आपका आपका आपके पास सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। तीसरा आपका डिसप्रोपोर्शनलिटी इन द वोटिंग राइट्स। डिसप्रोपोर्शनलिटी मतलब when both of the following conditions are present, proportionality exists. There is a lack of correlation between voting and economic interest of the equity holders. Substantially all of the economic entities activities involved are concluded on behalf of an equity at risk holders that have disproportionality few voting rights. When it is determined that disproportionality exists, the entity is being evaluated is considered as voting इंटरेस्ट एंटिटी। सो बेसिकली आपका क्या बोलता है कि आपका जो जो वोटिंग इंटरेस्ट है वो सेग्रीगेटेड है, इतना सेग्रीगेटेड है कि आप कोरिलेट नहीं कर पाते कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और वोटिंग राइट्स आर एग्जैक्टली इन दैट प्रोपोर्शन, कि आपका जितना प्रॉफिट होगा उस पर आपको उतने ही इंटरेस्ट है। ठीक है, और जो आपका आपके बिहाफ में जो आपका एंटिटीज़ का एक्टिविटीज़ कंक्लूड होता है, जो कंडक्ट होता है ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी एट रिस्क होल्डर, उसके पास बहुत फ्यू वोटिंग राइट्स है, 10% है, 5% है। तो मतलब आपका मतलब ये है कि आपका बहुत ज़्यादा जो वोटिंग राइट्स है दैट इज सेग्रीगेटेड, स्मॉल है, 2% 3%, इसी को डिस्प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे। 3% 10%, तो आप एक ग्रुप भी बना के आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपका मेजॉरिटी होल्ड कर सकते हो। लेट से आपका आपके कोई दो वोटर्स है 30% के, और बाकी स्मॉल वोटर्स हैं, तो ये दोनों मिला के आप क्या कर सकते हो, दोनों मिला के एक 60% का करके आपका एक आपका एक मेजॉरिटी वोटिंग राइट क्रिएट हो सकता है इन दैट केस। सो दैट्स सो अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका सेटिस्फाई हो जाता है, सो इन दैट केस आपका वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल एस्टैब्लिश हो जाएगा। एंड इन दैट केस आपका आप कंसोलिडेशन करोगे। सो अब हमने यहाँ पे दो मॉडल देख लिया कि वोटिंग इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल, दोनों में से कोई भी अगर आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको कंसोलिडेशन कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है, और कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा तो आप बेसिकली कंसोलिडेशन करोगे। तो ये हमारा इसका डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट है, चाहे फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। यू कैन ईमेल मी एट माई ईमेल एड्रेस फॉर द नोट्स और एनी अदर क्वेरीज, दैट इज़ सूरज यथार्थ YATHARTH न्यूमेरिक 8@gmail.com। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको ये वीडियो में मेरी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ डू गिव इट अ बिग थम्स अप, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।